जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो पे इंग्लिश का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूं जो कि बोर्ड पेपर में आपका 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो कक्षा 12वीं के जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल आइडिया की। आपके बोर्ड पेपर में सेंट्रल आइडिया जो कि 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखना है, एक बेहतरीन तरीका क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर देखोगे तो भाई आपका ये इंग्लिश का एक मॉडल पेपर है जो कि इंग्लिश का कक्षा 12वीं के लिए 20 फरवरी का पेपर है जो आपका इसी पैटर्न पर आएगा। बात करती है जो क्वेश्चन होता है सेंट्रल आइडिया वाला, ये प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत सेक्शन डी में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपका प्रश्न संख्या 10 कुछ इस तरीके से होता है जो कि यहाँ पर दिया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी कि आपको किसी एक टॉपिक पर लिखना है यहाँ पर, जैसे कि माई मदर एट 66 हो गया, कीपिंग क्वाइट हो गया, और एक टॉपिक यहाँ पर आपके सामने है एंड जेनिफर्स टाइगर्स। तो मैं आपको 4 सेंट्रल आइडिया यहाँ पर बताऊंगा और 4 के अंतर्गत ही आपका पूरा यहाँ पर आ जाना है। तो चलिए, पहला सेंट्रल आइडिया आपके सामने है माई मदर एट 66 का। देखो इसका मतलब क्या होता है, माई मदर एट 66। इसको हिंदी में अगर समझे तो इसका हो जाएगा 66 पर मेरी माँ। यहाँ पर जो कवियत्री है उनकी माँ जो है 66 वर्ष की हैं, यानी कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर। एक व्यक्ति की नॉर्मल अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति का नॉर्मल जीवन कितना होता है, लगभग 70 साल, 75 साल, 80 साल, है ना। कोई कोई भाई साहब 90 चला जाएगा, कोई तो 100 चला जाता है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम की हम बात करें तो एक एवरेज होता है 70 से 80, है ना। तो यहाँ पर उनकी जो माँ है वो 66 साल की हैं। यहाँ पर यही इसका मतलब है ना, माई मदर एट 66। अब देखो इसका जब सेंट्रल आइडिया लिखोगे तो सबसे पहले किसी भी आप पोयम का जब सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू करना तो उनके जो पोएट हैं यानी कवि या पोएटिस यानी कवियत्री, तो कवि और कवियत्री के नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। उसके बाद ही आप लिखना शुरू करना। शुरू में ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूं ये कॉमन रहेगी सभी के लिए। जैसे यहां पर दिया है, द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई द कमला दास। देखो यहां पर आप किसी भी पोयम का यानी किसी भी कविता का लिखिएगा, ये लाइन हर एक उसमें लिखना है। अभी आगे मैं बताऊंगा भी। तो इसका मतलब हो गया कि भाई जो माई मदर एट 66 जो आपकी पोयम है ये किसके द्वारा कंपोज है यानी किसके द्वारा रची गई है, तो कमला दास जी के द्वारा। ठीक है, तो ये लाइन हमने यहां पर लिखा। अब ये बताने के बाद अब इसके बारे में बताना है कि आखिरकार ये जो कविता है इसमें क्या क्या हमें बताया गया है। तो देखो यहां से लिखना, द पोयम सो द फियर, यानी कि यहां पर फियर का मतलब होता है डर, यानी डर या भय बोल सकते हो, डर या इसी का मतलब होता है भय, है ना। द पोयम नो सो द फियर्स ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी इस कविता में इस पोयम में क्या दिखाया गया है, अपनी माँ के खोने का डर दिखा रही है। कौन, कवियत्री कमला दास, है ना। हर मदर यानी अपनी माँ को, लूजिंग मतलब खोना, लूज मतलब खोना, खोने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और वो मरने वाला है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसको हम खो रहे हैं, खोने वाले हैं। तो यही यहाँ पर कवियत्री को एक डर है। अब इसके बाद यहाँ तक देखो, हर एक पॉइंट को समझना बहुत आसान सेंट्रल आइडिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लिखना, हर मदर यानी उनकी माँ, इन हिज द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, यानी कि उनकी जो माँ है जीवन के लास्ट स्टेज यानी कि अंतिम पड़ाव पर है। सो द पोएटिस फील दैट हर मदर विल पास अवे सून, इसलिए उनकी जो माँ है, सो द यहाँ पर इसका आगे समझना, सो द पोएटिस इसलिए कवियत्री फील, फील मतलब महसूस कर रही है, दैट हर मदर विल पास अवे सून, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी माँ जल्द ही क्या होने वाली है, गुजरने वाली है। अब इसके बाद देखना यहाँ से, पोएटिस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, और स्केयर्ड का मतलब यहां पर होता है डरना या भयभीत होना, या अंदर से एक डर को ही आप यहां पर बोल सकते हैं। उनको इसी बात का, इसी सोच का, कुल मिलाकर यही बातें सोच करके उनको अंदर से क्या हो रहा है, डर लग रहा है। यहां पर थॉट यानी कि मतलब आप समझ सकते हो विचार होता है, इसका मतलब है ना विचार। तो जो कवियत्री के अंदर एक विचार आ रहा है कि उनकी माँ जल्द गुजरने वाली हैं और इसी विचार के कारण वो ज़्यादातर दुखी हैं और ज़्यादातर परेशान हैं, और इसीलिए आपको ये लाइन यहाँ पर बता देना। ठीक है, इसके बाद देखो इस कविता में आगे लिखना है, टू कम आउट ऑफ द थॉट, और उनके दिमाग में ये जो विचार है ना लगातार आ रहे थे और ऐसे विचार के कारण वो ज़्यादा भयभीत थी, ज़्यादा डरी हुई थी। इसके बाद यहाँ से लिखना, सी लुक्ड आउट ऑफ कार, और ऐसे विचार करते करते वो कहीं जा रही थी। ठीक है ना, मतलब कहीं उनको जाना था और कार में बैठे बैठे ये सारी चीजें सोच रही थी।
मतलब कार में बैठ करके, जैसे आप कहीं पर जाते हो ना तो रास्ते में आप किसी वाहन में बैठे बैठे किसी बात को सोचने लग जाओ, ठीक वैसे ही कवयित्री यहाँ पर कार में बैठे बैठे ये सारी विचार उनके दिमाग में आ रहे थे और ये सोच सोच करके उनको अंदर से एक भय लग रहा था, डर लग रहा था। इसके बाद यहां से देखो लिखना है द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब यहां पर है संसार, WORLD, यानी ये शब्द वाला नहीं है, WORD वाला नहीं, WORLD वाला है ना। वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटीज, यानी जो बाहरी संसार था, कार से बाहर जब वो देखती हैं तो क्या दिख रहा था, जो बाहरी संसार था वो फुल ऑफ जॉय यानी कि आनंदमय और गतिविधियों से भरा हुआ था। द यंग ट्री, यंग ट्री का मतलब यहाँ पर जवान पेड़ नहीं, आप बोल सकते हो हरे भरे पेड़, है ना। हरे भरे जो पेड़ होते हैं उनको हम बोलेंगे यंग ट्री, है ना। तो हरे भरे पेड़ कैसे हो रहे थे, सीम्ड मतलब प्रतीत होते, रनिंग फास्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा था हरे भरे पौधों को देख करके जैसे वो क्या हो रहे हैं, फास्ट रनिंग यानी कि दौड़ रहे हैं। जैसे आप किसी वाहन में बैठे रहते हो ना तो आपको लगता होगा कि यार पेड़ जो होते हैं जब वाहन हम तेज भगाते हैं तो लगता है कि ये पेड़ भाग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, हमारा वाहन भाग रहा होता है ना। तो कार में बैठे बैठे उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि पेड़ भाग रहे हैं। एंड चिल्ड्रन लुक्ड, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, और बच्चे उनको दिखाई देते वेरी हैप्पी, यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न बच्चे जो है खेल रहे थे, ऐसा दिख रहा था। जब ऐसा रास्ते में ये मंजर देखते हुए, नज़ारा देखते हुए वो पहुंचती कहाँ पर है, एयरपोर्ट पर। एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो पुनः से अपनी माँ की ओर वो देखते हैं, कौन, कवयित्री, है ना। तो जब एयरपोर्ट पर पुनः पहुंचती हैं और मतलब कार से उतरने के बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है, तो जब ये सारी चीज़ें होने के बाद वो पुनः से अपनी माँ की ओर देखती हैं, अपनी माँ की ओर कवयित्री पुनः देखती हैं। फिर क्या होता है, सी फेल्ट पेन, उनको एक दर्द, पेन मतलब होता है महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, अपने माँ के कलरलेस यानी कि यहाँ पर मुरझाया हुआ चेहरा, और पेल पेल फेस मतलब पीला, तो अपने माँ के पीले और मुरझाए हुए चेहरे को देख करके कवयित्री को अंदर से एक डर महसूस होता है या दर्द होता है, पेन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस लाइन का यही अर्थ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से लिखना बट हाइडिंग हर टीयर, हाइडिंग मतलब होता है छुपाना, और टीयर मतलब होता है, टीयर से मतलब होता है आंसुओं को, अपने आंसुओं को छिपाते हुए, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए यहाँ पर कवयित्री क्या कहती है, द पोएटेस सेड, कहती हैं सी यू, यहाँ पर यू है सिर्फ यू, सुन अम्मा, जल्द मिलते हैं अम्मा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरी कविता मैंने समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको छोड़ना मत, ठीक है, बिल्कुल तैयार करके जाना, है ना, पूरा अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। इसके बाद आइए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, आपको अगला जो सेंट्रल आइडिया तैयार करना है जिसका नाम है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको बस वही सेम जो कि मैंने बताया कि शुरू की लाइन जो है सभी में सेम रहेगी, यहाँ पर देख सकते हो। इसमें लिखा द पोएम माई मदर 866 इज कंपोज बाई कमला दास, यहाँ तक हमने लिखा। इसमें भी देख लो द पोएम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज कंपोज बाई जॉन किट्स, देखो ये लाइन सभी में सेम रहेगी, आपको कवि का नाम बताना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसमें द पोएम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज कंपोज बाई जॉन किट्स, किसके द्वारा लिखी गई है, इसके कवि कौन है, तो इसका कवि का नाम है भैया जॉन किट्स, है ना। जॉन किट्स यहाँ पर इसके क्या है, रचनाकार हैं। इसके बाद देखो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी कविता के बारे में क्या बताया गया, चलिए जानते हैं। इन द पोएम द पोएट टेल, इस कविता में कवि कहना चाहता है, टेल्स मतलब कहना या कहना चाहते हैं, दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स यानी कि जो सुंदर वस्तुएं होती आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, क्या होता है, स्रोत, स्रोत मतलब कहीं से हमें कोई चीज मिल रही हो, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, तो जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं एक प्रकार का ये स्रोत होती है, किसके लिए, ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं हमें प्रसन्नता और प्रफुल्लित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत का काम करती हैं, ऐसा कवि कहना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से लिखना है आपको, देखो इसी में देयर फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स are worth treasuring with the passing of time, a things of beauty become a more joyful creation of God providing energy and happiness and make feel happy। पूरा का पूरा इसमें पैराग्राफ में जितनी भी चीज़ें हैं ना सब कुछ यहाँ पर इसी में आके डिपेंड हो जा रहा है कि जो सुंदरता की चीज़ें हैं वो हमें हमेशा प्रसन्नता देती हैं, खुशी देती हैं, और ये खुशी टाइम के साथ बढ़ती जाती है, और एक प्रकार से कहें तो ये हमें एनर्जी यानी अच्छी ऊर्जा भी देती हैं, है ना। गॉड प्रोवाइडिंग, जो सुंदरता की वस्तुओं के रूप में हमें गॉड यानी कि भगवान हमें ये ऊर्जा प्रदान करते हैं और एक प्रकार से खुशी का माहौल बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी
का पूरा सेंट्रल आइडिया है, यहां से लेकर के इतना लिखना, ठीक है। काफी शॉर्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन इतना ही करना है, 4 अंक आपको इतने में मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लो और तैयार कर लेना। चलिए इसके बाद आते हैं, और हाँ अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनका, तो पीडीएफ के लिए आप क्या करना, प्ले स्टोर पर चले जाना और एक एप्लीकेशन जिसका नाम है टॉपर गैलेक्सी इंस्टॉल कर लेना, एग्जाम के बाद अनइंस्टॉल मार देना। TOPPERGALAXY हमारा ये चैनल के नेम से ही आपको प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिलेगा, लोगो वगैरह आपका जो चैनल में लगा वही लोगो रहेगा, इंस्टॉल कर लेना, रजिस्टर कर जाना, वहां पर ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पड़े हुए हैं तो जाकर के ले लेना, ठीक है ना। तो प्ले स्टोर पर जाकर के ये एप्लीकेशन आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना एग्जाम तक के लिए। आपको इंग्लिश के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब मॉडल पेपर वगैरह वहीं पर मिलेंगे, तो जाकर के ले लेना। अगला सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट का, काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए जानते हैं। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। यहां पर कभी इस कविता के माध्यम से चुप रहने को सलाह देते हैं, चलिए जानते हैं कैसे। देखो यहां से आपको लिखना है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है कुछ इस तरीके से, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। वही सेम चीज आपको हर एक उसमें जो रचनाकार है कंपोज्ड बाय करके सब में देखना है ना आपने। तो माई मदर एज 66 कमला दास जी का है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स का है, और यहाँ पर जो कीपिंग क्वाइट है ये किसका है, तो पाब्लो नेरुदा जी का है। काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको तैयार करना। यहाँ पर कवि का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। पोएट कौन है, पाब्लो नेरुदा, किसके, कीपिंग क्वाइट के। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ से लिखना, इट इज वेरी सिंपल पोएम, यह एक सरल और साधारण कविता है। सरल है ना, साधारण, वेरी सिंपल। कैसे, पोएट से दैट आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। अब यहां पर हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहां पर कवि कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो तनावपूर्ण और शीघ्रता से भरा हुआ है, वो भी बिना दिशा के, दिशाहीन है। विदाउट डायरेक्शन का मतलब जानते ही होंगे कि हमारा जीवन जो है एक जल्दीबाजी में चलता रहता है और बिना डायरेक्शन के है, हमें कुछ पता नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग जिंदगी में दौड़ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कभी यहाँ पर यही चीजें समझा रहे हैं कि हमारा जीवन बिना डायरेक्शन के है और बिना मतलब जल्दीबाजी होती रहती है, हमेशा चलता रहता है जिंदगी, लेकिन ये एक प्रकार से इसका कोई मतलब नियम नहीं है कि हम कहां पर जा रहे हैं, कैसे चलना है, वो टाइम के साथ पता चलता जाता है ना। तो यहां से ये चीज हो गई। इसके बाद यहां से देखो, द पोएट आस्क, यानी कभी यहां पर कहते हैं अस टू, यहां पर एक टू ज्यादा है से, अस टू स्टॉप टू हेट पोल्यूशन किलिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि यहाँ पर जो कवि हैं, पोएट हैं, वो कह रहे हैं कि हमें क्या रोकना चाहिए, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को हमें रोकना चाहिए और इसको हेट करना चाहिए। कैसे, किलिंग ऑफ एनिमल्स, किलिंग एनिमल्स का मतलब हम बोल सकते हैं हंटिंग, जानवरों को मारना, है ना, शिकार करना इसी को बोलते हैं। तो हमें हंटिंग रोकना चाहिए, शिकार करना रोकना चाहिए, किसी की हत्या को रोकना चाहिए, किसी जीव को मारने से रोकना चाहिए, ओवर सेल्फ, खुद को, है ना। ही से दैट अर्थ टीच, और वो कहते हैं कि हमें, यहाँ पर कहते हैं कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, हमें टीच यानी कि सिखाती है। क्या सिखाती है, आइए देखते हैं। ए लॉट बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन हम कुछ सीख नहीं पाते। द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य हमें पृथ्वी सिखाती है जीना, लेकिन फिर भी हम लोग सीख नहीं पाते हैं। पोएट से दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन द वी कैन रिज्यूम एक्टिविटीज राइट डायरेक्शन। और बोले तो पृथ्वी हमें इतना सारी चीजें सिखा देती है, इतना सब कुछ सिखा देती है कि हम लोग अगर चाहें तो एक सही दिशा में जा सकते हैं, राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं और अपने जीवन को जीने का एक उद्देश्य भी पता कर सकते हैं। वो इस कविता के माध्यम से कवि जो है आपसे कहना चाह रहे हैं। तो कीपिंग क्वाइट, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और एक आपका है माई मदर एट 66। ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको बिल्कुल तैयार होने चाहिए। चौथा सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करना है एंड जेनिफर्स टाइगर। ये रहा आपके पास टाइगर। और चलिए जानते हैं यहां पर इस कविता के बारे में क्या क्या बताया गया है, इसके कवि कौन है ना। तो चलिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना कैसे, पहले देखो यहां से आप लिखना स्टार्ट कर देना। इन द पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर्स द पोएटिस, यहां पर कवियत्री हैं जिनका नाम है एंड्रिन रिच। क्या नाम है, एंड्रिन रिच। क्या नाम है भैया, एंड्रिन रिच, फिर से याद कर लेना। तो एंड्रिन रिच जो है यहाँ पर क्या करें, एक्सप्रेड हर, अपना जो है यहाँ पर सैडनेस, अपने दुख को यहाँ पर क्या कर रही है, एक्सप्रेड कर रही हैं, यानी कि आप अपने दुख को किसी के सामने वो रख रही हैं। कैसे, उनको क्या दुख था, चलिए जानते हैं। तो थ्रो हर ऑपरेस्ड सिंबल एंड जेनिफर्स, जो कि इसमें चिन्ह के रूप में उन्होंने क्या लिया, एंड जेनिफर्स टाइगर्स यानी बाघों की जिंदगी को लिया है। हु इज ट्रीटेड बैडली बाई हर हस्बैंड, यहाँ पर हर है, ठीक है ना। तो वो अपने दुख को इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं कि जो उनके हस्बैंड हैं, हर हस्बैंड यानी उनके जो पति हैं,
कवियत्री के, वो उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, बैडली, बुरी तरीके से व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। और बुरे व्यवहार को वो अपने जो है दुख के तौर पर यहाँ पर बता रही हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया इस तरीके से यहाँ पर लिखना, एंड जेनिफर्स हैड बीन मीक टर्मिफाइड इन हर मैरिड लाइफ, अपने जीवन जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन के बाद वो सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है, जिसमें बता रही है कि टाइगर सी क्रिएटेड आर बोल्ड गैलेंट फियरलेस, यानी कि टाइगर की जिंदगी अच्छी है, वो फियरलेस बिना डर के कहीं पर भी घूम सकते हैं, एंड फ्री स्पिरिट टू वॉक, यानी कहीं पर भी जाकर के वो घूम सकते हैं। जो बाघ होते हैं ना जंगल में, उनको कोई रोक नहीं सकता, कहीं पर भी जाकर के वो घूम सकते हैं। लेकिन यहां पर बता रही है अपनी जिंदगी को, कह रही है कि टाइगर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हर कैरेक्टर, द पोएट माइट बी सजेस्टिंग थॉट दिस डिफरेंट दैट ए वुमेन, और इसी के तौर पर अपने आप को यानी कि एक महिला को दर्शा रही है, महिला को कह रही है कि वो कहीं पर भी जा नहीं सकती, एक पालतू की तरह वो जिंदगी व्यतीत करती है। जैसे कि जो जंगली जानवर हैं वो खुला घूमते हैं, लेकिन अगर वहीं पर कोई पालतू जानवर है तो वो एक प्रकार से बंधा हुआ रहता है, डरपोक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बता रही है कि टाइम मतलब डरपोक, वीक मतलब कमजोर, तो वो एक प्रकार से कमजोर और यहाँ पर अपने आप को डरपोक महिला के तौर पर दिखा रही हैं। टर्मिफाइड एंड टाइम्ड एज टू टोलरेट टू इनह्यूमन बिहेवियर इन ऑफ हर हस्बैंड, अपने यहाँ पर पति के बिहेवियर को सारा कुछ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही हैं। और इस प्रकार से ये एंड जेनिफर टाइगर्स जो कि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, और ये 4 सेंट्रल आइडिया हर बच्चे को तैयार होना चाहिए, 4 के अंदर ही आपका आएगा, कोई भी सेट आपके पास इंग्लिश का आ जाए इन्हीं में से आना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।